नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं, अगर हम बात करें, ये चैप्टर 14 कैसे मैंने लिख दिया, चैप्टर ज़्यादा नहीं लिख दिया। एक सेकेंड, मुझे चैप्टर मिलाने दीजिए जरा, मैं कितने चैप्टर पे हूँ। कुछ मिस्टेक लग रहा है, हो गया है। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, चैप्टर नंबर 6 होना चाहिए था। समझे, हम लोग चैप्टर नंबर अभी 6 पे है, 14 पे नहीं पहुँचे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 पे है और इसमें हम लोग करने जा रहे हैं पोषण के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन दोनों बॉटनी और जियोलॉजी दोनों कंप्लीट करेंगे। यानी पौधों में भी बात करेंगे और साथ में मानव में भी बात करेंगे, दोनों आपको मिलेंगे। 175 से ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आए हैं। सारे क्वेश्चन 2 से 3 बार एग्जाम में 4 बार आ चुके हैं, यानी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज है और सारे बीपीएससी के एग्जाम में आए और 6 से लेकर 12th क्लास तक का जितने एनसीईआरटी एससीईआरटी के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कंप्लीट इसमें ला के रखे गए हैं। तो आइए इसे देखते हैं और समझते हैं हर एक क्वेश्चन। हमारा जो चैप्टर है, जैसा मैंने बताया, पौधा और मानव दोनों में पोषण न्यूट्रिशन की हम लोग बात करेंगे। अभी पहला स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, जवाब देना प्रारंभ करिए जरा। पहला प्रश्न है आपका कि स्वपोषण पोषण हेतु आवश्यक क्या क्या है। तो पत्तों के अंदर क्लोरोफिल रहता है, जिससे हरा वर्णक जो होता है वो प्रकाश को ट्रैप करता है। तो प्रकाश तो चाहिए ही चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, पानी भी चाहिए। यही पानी टूटकर तो हम लोग को ऑक्सीजन मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए ताकि स्टार्च का यानी भोजन का निर्माण हो सके। तो इन सभी चीज का जरूरत है। डी आंसर चला जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित पर विचार करिए। पहला है कि स्वपोषण में जीव सरल अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणु का निर्माण करते हैं। तो जी हाँ, जैसे कि अभी मैंने बताया ऊपर वाले क्वेश्चन में, जल और कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवण, इन चीज़ों का यूज करके, सूर्य के प्रकाश का यूज करके, यानी मेनली जल और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके भोजन का निर्माण पौधों में होता है। और जो भोजन का निर्माण होता है, जिसको ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट कहिए या हम लोग बहुत नाम से उसको जानते हैं, मड कहिए, स्टार्च कहिए, ये सभी एक ही चीज़ है। और ये सभी चीज़ जो है ये क्या है, तो अकार्बनिक से कार्बनिक चीज़ बनता है ये पौधों के अंदर। दूसरा, पहला तो सही हो गया। दूसरा है परपोषण में जंतु द्वारा ग्रहण किए गए जटिल कार्बनिक यौगिक पाचन के दौरान सरल कार्बनिक यौगिक में बदल जाते हैं। एकदम सही बात है, जो जटिल है वो सरल में बदल जाते हैं। तो दोनों पॉइंट करेक्ट माने जाएंगे। अगला है मृत जीवी तथा परजीवी पोषण में जीव किस रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। मृत जीवी की बात करें तो तरल के रूप में, और परजीवी में बात करिएगा तो ठोस के रूप में। तो इसका आंसर क्या देना परफेक्ट रहेगा, तरल और ठोस दोनों रूपों में। एक मिनट रुक जाइएगा, सॉरी, ये कंफ्यूजन नहीं थोड़ा कर रहा है। परजीवी पोषण है तो परजीवी पोषण में तरल के रूप में ही कैसे आंसर देंगे हम। यहाँ कंफ्यूज कर रहा है। देखिए, मृत जीवी में तो सिर्फ तरल होता है, लेकिन परजीवी में ये जरूरी नहीं कि सिर्फ तरल हो, ठोस भी उसमें तो ग्रहण किया जाता है। ठोस द्रव, बड़ा कंफ्यूज कर दिया है क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन मिला लिया है, ये जो क्वेश्चन है परफेक्ट है, यही एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर जो देना सही रहेगा, अगर ये ऑप्शन है तो हमको आंसर देना रहेगा तरल, क्योंकि सबसे बेस्ट यही होगा, क्योंकि मृत जीवी और परजीवी। अब कैसे इसका आंसर तरल देंगे उसको समझिएगा। कुछ परजीवी होते हैं जो ठोस के रूप में लेते हैं, तो कुछ की बात नहीं करते, जो मेजोरिटी है उसकी बात करते हैं। मृत जीवी तो तरल ही लेता है, तो तरल होना एकदम तय है, लेकिन परजीवी बहुत सारे ऐसे जो तरल के रूप में ही लेते हैं, इसलिए आंसर यही जाएगा। 4 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किसमें प्राणी समपोषण नहीं होते हैं। आंसर हो जाएगा कवक। ठीक है, प्राणी संपोषण नहीं होते कवक, यानी कि ये मृत जीवी होते हैं। प्राणी संपोषण ये नहीं करता है, ये मृत जीवी पोषण करता है। सड़े गले चीज़ों से जो भोजन प्राप्त करते हो मृत जीवी कहलाते हैं। तो कवक इज योर आंसर। कवक को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, फंगस, फंगी या फंगस जो कहिए। और कह रहा है ये पॉइंट का पढ़िए, पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तथा स्वपोषी होते हैं। एकदम सही बात है। नेक्स्ट है कोई भी पौधा परजीवी नहीं होता, ये गलत बात है। बहुत सारे पौधे परजीवी है, तो पहला सही दूसरा गलत कहलाएंगे। नेक्स्ट है अवशोषण पोषण के अंतर्गत शामिल है, परजीवी पोषण भी है और मृतजीवी पोषण भी। दोनों आंसर दीजिएगा। अवशोषण वाला जो तरल के रूप में अवशोषित करता है उसी की बात हो रही है। जैसे कस्क्यूटा है, एक पौधा है जो कि दूसरे पौधों पर रहता है, वो चूसता है उससे, तो ये तो अवशोषण ही हुआ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन परजीवी है। परजीवी जो दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं उसे जोंक बोलते हैं।
ऑप्शन के हिसाब से जोंक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को दर्शाने के लिमिट में कौन सा समीकरण सही है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आने का संभावना रहता है और वहां अगर नहीं पता है तो काम खराब हो सकता है, इसलिए याद रखिएगा 6 12 और उधर में होता है 6 6, यही बस याद रखना है, इससे काम आपका हो जाएगा। 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 जल चाहिए तो बनता है आपका ग्लूकोज बनता है, साथ में ऑक्सीजन और क्या निकलता है, ये जल निकलता है। और एक और बात, ये जो ऑक्सीजन निकलता है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस से आता है, तो जी नहीं, ये ऑक्सीजन टूटता है उससे आता है। और ये क्या है बताइए तो कमेंट्स में मुझे, ये क्या है। आंसर इसका डी था। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के संबंध में कथन पर विचार करिए। पहला है प्रकाश संश्लेषण में पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, एकदम बदलते हैं, पहला तो सही है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया है, जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण एक जीव रासायनिक क्रिया है, तो एक जीव रासायनिक क्रिया भी कहलाएगा क्योंकि जीवों के अंदर होने वाला एक रासायनिक क्रिया है। यानी कि ये तीनों परफेक्ट आंसर इसका हो जाएंगे। इसका आंसर दीजिएगा इनमें सभी, यहाँ पे गलत लिखा गया है, इसमें लिख दीजिए सभी। प्रकाश संश्लेषण में अत्यधिक प्रभावशाली तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश की किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है लाल और नीला रंग में, और सबसे कम हरा एवं पीला में। ला लीजिए और आंसर। आगे कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कच्चे पदार्थ मौजूद होना अनिवार्य है। कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, सूर्य प्रकाश भी चाहिए, जल और क्लोरोफिल, चारों चीज चाहिए। सभी आंसर दे दीजिए, सभी चीज का जरूरत है, इन चीजों के बिना तो काम ही नहीं होगा। प्रकाश कह रहा है कि प्रकाश ऊर्जा का कितना प्रतिशत उच्चतर पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग होता है। तो 1 से 2% ही मात्र यूज हो पाता है, ओनली 1 से 2%। क्लियर हो रही है बातें? अच्छी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो थोड़ा। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है प्रकाश संश्लेषण हेतु सूर्य का प्रकाश का होना अनिवार्य है। प्रकाश संश्लेषण हेतु सूर्य का प्रकाश का होना आवश्यक है। आगे कह रहा है कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। तो आप एक बात बताइएगा, कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं होगा? होगा, ये भी आंसर है। और प्रकाश से संश्लेषण हेतु प्रकाश का आवश्यक होना जरूरी है। दोनों आंसर सही हो जाएगा। आपको पता है कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण संभव है, थोड़ा स्लो हो जाता है लेकिन होता है। निम्नलिखित में कौन असत्य है? कौन असत्य है बात कर रहा है। पहला कर रहा है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पन्न होता है, तो एकदम सही बात है ये तो। प्रकाश संश्लेषण एटीपी का निर्माण होता है, तो एकदम होता है, ऊर्जा कैसे संचित होगा। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस से विघटन से प्राप्त होता है। तो आपको मैंने बताया है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, जल से आंसर होता है, इसलिए ये गलत है। या कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं होगा, जल से होगा। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता है। आपको बता दें कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जल होता है, और साथ में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है, ये भी याद रखिएगा। मेन नहीं है, मेन उत्पाद ऑक्सीजन नहीं है, वो बाई प्रोडक्ट मिलता है, अभिक्रिया में साइड से मिल जाता है हम लोग को चुपके चापके। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होता है, तो जल से मुक्त होता है। प्रकाश संश्लेषण का नियंत्रण कारक या सीमांकक कारक कौन सा है, उसको कौन सा नियंत्रण करके रखता है प्रकाश संश्लेषण को, तो कार्बन डाइऑक्साइड आंसर दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण का नियंत्रक कारक जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। जैसे हम लोग के लिए ऑक्सीजन जरूरत है, उसी तरह पौधे के लिए प्रकाश संश्लेषण जरूरी है। पौधे द्वारा मिट्टी से अवशोषित जल का कितना प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण में उपयोग में होता है। जल तो बहुत सारा आता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में मात्र 1% यूज हो पाता है, जो भी वो जल लेता है, और सारे टाटा बाय बाय निकल जाते हैं वाष्पोत्सर्जन द्वारा। पौधे को कूल रखने में मदद करता है, वातावरण को भी ठंडा रखता है। पृथ्वी का अधिकांश ऑक्सीजन किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है, तो याद रखिएगा शैवालों के द्वारा। आप कहेगा अच्छा, जैसे कि आपको पता होना चाहिए 6 से 7% आई थिंक पृथ्वी पर का ऑक्सीजन देता है अमेज़न का जंगल, लेकिन उसकी वो अलग चीज़ है, यहाँ पे अलग है, इसीलिए उसको फेफड़ा कहा जाता है। वो ज्योग्राफी का पार्ट है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन के द्वारा उत्पादित होता है, तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा शैवाल द्वारा होता है। क्यों? क्योंकि समुद्र में पाया जाता है, और समुद्र सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर है। पृथ्वी का 3/4 भाग पे तो पानी ही पानी है, तो पानी में सिर्फ सब शैवाल है, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन शैवाल देता है। प्रकाश संश्लेषण की
प्रकाशीय प्रक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होता है? तो आंसर दीजिए ग्राना में। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाशीय प्रक्रिया, यहाँ पे प्रक्रिया पर भी ध्यान देना है। प्रकाशीय प्रक्रिया तो ग्राना आंसर देना है आपको, लेकिन अप्रकाशीय है नहीं क्वेश्चन में, तो इसको स्ट्रोमा आंसर देना है। दोनों में अंतर है। प्रकाश जहाँ है वहाँ ग्राना, जहाँ प्रकाश नहीं वहाँ स्ट्रोमा। तो इसका एक तरीका देता हूँ, याद रहेगा आपको, ठीक है। ग्राना से गाना याद रखिएगा। गाना जब भी गाया जाता है तो वहाँ डीजे लाइट लगा रहता है, और डीजे लाइट ऐसे लगा रहता है, एक ऊपर में रहता है गोल का जो नचते रहता है, मूवी वगैरह में देखे होंगे। तो इससे याद रखिएगा, गाना से ग्राना प्रकाश वाला में, मतलब प्रकाश चाहिए ही चाहिए इसमें। प्रकाशीय अभिक्रिया हो रही होगी प्रकाश संश्लेषण, तब ग्राना, अन्यथा क्या है? स्ट्रोमा। और इसका एक और तरीका है, स्ट्रो जो होता है, स्ट्रो ऐसे करके पतला होता है स्ट्रो। स्ट्रो के अंदर अगर आप झांकेंगे तो आपको क्या दिखेगा? तो आप कहिएगा सर स्ट्रो के अंदर हमको अंधेरा दिखेगा। तो अप्रकाशीय जहाँ होता है वहाँ स्ट्रोमा, और ग्राना में होता है प्रकाशीय। ये छोटा है लेकिन बहुत काम का, कन्फ्यूजन हो जाता है जब एक आंसर मानना रहता है, तकनीक कौन होगा। आगे कह रहा है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा। प्रक्रिया में यही तो एक तरीका है मात्र जो ऑक्सीजन बैलेंस करता है। प्रकाश संश्लेषण की अंध प्रतिक्रिया कब होती है? प्रकाश संश्लेषण की अंध प्रक्रिया कब होती है? तो आंसर देना सही रहेगा यहाँ पे, रात और दिन दोनों में जब तक NADPH2+ उपलब्ध रहे, जब तक ये उपलब्ध है तब तक प्रकाश संश्लेषण की अंध प्रक्रिया होती है। अंध प्रक्रिया मतलब जहां प्रकाश ना हो, बिना प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहा है। प्रकाश संश्लेषण में O2 की उत्पत्ति किससे होती है? तो जल से होती है। कवकों में किस प्रकार का पोषण होता है? तो वह स्वपोषण नहीं कर सकता, तो अब शोषण पोषण कहना सही रहेगा। आप शोषित करता है वो सारे गले चीजों से अपना भोजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज का निर्माण हरित लवण में किस भाग में होता है? प्रकाश संश्लेषण के समय ग्लूकोज का निर्माण, तो दोनों जगह पे आंसर देना परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक सेकंड रुक जाएगा, माफी चाहते हैं। ग्लूकोज का निर्माण जिस समय हो रहा होता है उस समय क्या हो रहा है? स्ट्रोमा आंसर देना रहेगा। पूछ रहा हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो आंसर स्ट्रोमा देना सही रहेगा, ठीक है। स्ट्रोमा दीजिएगा, ग्राना नहीं दीजिएगा। आगे कहा जा रहा है आपका, सही पूछ रहा था, क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण इकाई कहा जाता है, क्लोरोफिल को। तो सही बात है, प्रकाश संश्लेषण इकाई यही तो है। नेक्स्ट है कि हरित लवक को प्रकाश संश्लेषण अंगक कहा जाता है, ये भी सही बात है। अंगक की यदि बात करिएगा, अंगक तो हरित लवक को कहते हैं, और अंग की बात करेंगे तो पत्ता होगा। अंग का आंसर पत्ता होता है, लेकिन अंगक का बात करें तो हरित लवक होता है। तो दोनों पॉइंट इसमें सही है। आगे है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं कार्बनिक पदार्थ। बात समझ में आ रही है? ओ टिक नहीं किया मैंने, कार्बनिक पदार्थ। अधिकतर पौधे लाल तरंगदैर्घ्य में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण करते हैं तथा नीली तरंगदैर्घ्य द्वितीय स्थान पर रहता है। तो ये बात अभी ऊपर के क्वेश्चन में बताया था, ये तो सही हो गया। पीली और हरी तरंगदैर्घ्य प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम प्रभावशाली, ये भी सही बात है। इस प्रश्न में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? पानी का टूटना तो होता है, ऑक्सीजन का मुक्त होना भी तो होता है, CO2 का मुक्त होना नहीं, ये नहीं होता। CO2 का उपयोग होता है, वो नहीं होता, वही आंसर हो जाएगा आपका। प्रकाश संश्लेषण विधि में पौधे CO2 तथा O2 का आदान प्रदान किस अंगों द्वारा करते हैं? बताइए। मेनली तो पत्ती में होता है, हाँ थोड़ा बहुत तना में होता है, बट तना में नहीं ज़्यादा होता है, थोड़ा बहुत होता है। तना से मैं गलत टिक लगा दिया था, तना में लगा दिया था, आंसर टिक यहाँ लगेगा। पत्तियों में स्थित रंध्र द्वारा, मैं बोल रहा था तना में नहीं होगा लेकिन गलती से लगा रहा था। हरे पौधों में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लोरोफिल बनने में। यहाँ कह रहा है कि कई दिनों तक घास पर पड़ा हुआ ईंट का टुकड़ा हटाने पर आच्छादित भाग की घास पीली प्रतीत होती है।
एकदम ही सही बात है, पीला हो जाता है। अगर कुछ दिन तक घास के ऊपर कोई चीज़ डाल दीजिए तो सूर्य प्रकाश ना लगे, पीला हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि हरित लवक प्रदान करने वाले क्लोरोफिल का प्रकाश सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। सही बात है, हरित लवक प्रदान करने वाले जो क्लोरोफिल का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, और सूर्य का प्रकाश तो वहाँ पर नहीं रहता, इसलिए दोनों परफेक्ट है। उसका सोल्यूशन भी सही है, इसका पहला देना सही रहेगा। ये रीजन भी बता दिया कि पीला होने के कारण प्रकाश संश्लेषण रुक गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? पहला कह रहा है स्थितिज ऊर्जा मुक्त होकर फ्री ऊर्जा बनाती है। ऐसा कुछ तो होता नहीं है। पर्याप्तम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और संचित हो जाती है, ये सही है। ठीक है, पर्याप्तम ऊर्जा जो है स्थित ऊर्जा में परिवर्तित होकर और संचित हो जाती है, ये आंसर देना सही रहेगा। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे पादप की खाद्य फैक्ट्रिया कहा जाता है? तो खाना जहाँ बनेगा वहीं ना, तो पत्ती को कहा जाएगा। आगे कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बनता है? तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन तीनों से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला C6H12O6। इस क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित पर विचार करिए। पहला है कि 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री तापमान पर प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे तेज होती है। तो ये सही बात है, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर प्रकाश संश्लेषण सबसे तेज हो रहा होता है, और तापमान में परिवर्तन होने पर प्रकाश संश्लेषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये गलत बात है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तापमान का कहा भी जाता है सीधे तौर पर प्रकाश पर प्रभाव है। पहला सही, दूसरा गलत था। यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर कौन सा है जो वर्णक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं? क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, जेंथोफिल है और कैरोटीनॉइड है। तो आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर आप सभी दीजिएगा। ये जितने भी चीज़ है, क्लोरोफिल ए हो गया, क्लोरोफिल बी हो गया, जेंथोफिल हो गया, कैरोटीनॉइड हो गया, ये चारों चीज़ प्रकाश संश्लेषण के लिए सहायक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है आपको। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के अप्रकाशीय, इस पर ध्यान दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया का पूर्ण एवं विस्तृत अध्ययन सर्वप्रथम किस जीव वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? आंसर दीजिएगा आप कि मेलविन काल्विन ने ऐसा किया था, मतलब अध्ययन। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान सर्वप्रथम क्या होता है? पहला ही हो जाएगा कि क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटोन द्वारा उत्तेजना होता है। क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश फोटोन द्वारा उत्तेजन होता है। आगे है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान किसका ऑक्सीकरण होता है? तो आंसर दीजिएगा जल का ऑक्सीकरण हो रहा होता है। और अब करण पूछेगा तो आप किसका दीजिएगा? CO2 का। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा होता है और जल इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, इसीलिए। आगे है निम्न में से किस वैज्ञानिक ने प्रकाश संश्लेषण में अपनी योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार भी जीता है? तो आंसर दीजिएगा मेलविन कैल्विन। निम्नलिखित में कौन सा एक कारक प्रकाश संश्लेषण में सीमाकारी नहीं है? प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और क्लोरोफिल। तो आपको ध्यान देना होगा ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा बनता है? स्थिर यौगिक की बात कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है इसको, ठीक है। PgAl इसको बोलते हैं, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बाहर निकलता है, क्या निकलता है बाहर? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है क्या? ऑक्सीजन निकलता है बाहर। किस प्रक्रिया के फलस्वरूप पौधे में ऑक्सीजन का निष्कास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? तो आंसर दीजिए प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में पौधे किस गैस का
करते हैं, मतलब कौन सा गैस वो लेता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर से ले लेता है। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की क्या भूमिका होती है, तो आंसर क्या दीजिएगा कि प्रकाश का अवशोषण होता है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद होता है कार्बोहाइड्रेट। आगे आपका कि सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है, तो आंसर दीजिएगा सबसे ज़्यादा ये चलता है प्रकाश के नीले और लाल प्रकाश में। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व मौजूद है, तो मैग्नीशियम बार बार कहा जा रहा है, याद रखिएगा मैग्नीशियम मौजूद होता है। नेक्स्ट है आपका कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है, आंसर दीजिएगा सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन करना। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस में होती है, तो नीला लाल रंग में, सेकेंड में नीला है, और सबसे कम पूछ दिया है तो हरा में मार दीजिए, पीला में मारिएगा। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन और रात दोनों समय होता है, एक मिनट रुक जाइएगा, लेकिन यहाँ कंडीशन लगा हुआ रहता है, केवल दिन करिए। देखिए श्वसन रहेगा ना तो आप दिन और रात दोनों मारिएगा, लेकिन प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, धूपा में, प्रकाश की उपस्थिति में। आगे है आपका कि सूर्य प्रकाश के अभाव में यानी अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो सकती है, सही बात। और प्रकाश संश्लेषण के पूर्ण क्रिया विधि में प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो ये तो गलत है। नहीं, एक सेकेंड, एक और बात, प्रकाश संश्लेषण क्रिया दो प्रक्रिया में हो रहा होता है, एक तो प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा होता है, जस्ट आफ्टर उसमें एक और होता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण की पूर्ण प्रक्रिया प्रकाश के क्रिया विधि में प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो कुछ ऐसा विधि है उसमें प्रकाश की जरूरत उस समय नहीं पड़ती है, तो दोनों सही पॉइंट यहाँ कहलाएगा। आगे है कि हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्न में से क्या है, तो क्लोरोफिल है। यहाँ कर रहा है ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो नाम से ही लग रहा है वृद्धि मापने में किया जाता है। यहाँ पे है कि प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में कथन पर विचार करिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन गैस बनती है, तो हाँ ये 58 का पहला सही है। दूसरा है पत्तियों के अलावे पादप के दूसरे हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है, सही है। यहाँ पे कि कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है, प्रकाश संश्लेषण कृत्रिम प्रकाश में भी हो सकता है, ये इसमें कोई वो शक की बात नहीं है। आगे है कि कुछ वनस्पतियाँ जातियाँ कीटाहारी होती है, ये इसलिए आंसर दीजिएगा इसका ये देना सही रहेगा कि वे नाइट्रोजन न्यून मृदा में उगने वाले अनुकूलित होते हैं, वहाँ नाइट्रोजन नहीं होता, इसलिए नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए वो कीड़ा वगैरह के खाता है। आगे है आपका कि लार की प्रकृति होती है, यहाँ से अब चालू हो गया आपका जूलॉजी, बोटनी कंप्लीट हो गया, ठीक है। और अच्छा खासा क्वेश्चन अभी हमारे पास है, आराम से देखिए, सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। लार की प्रकृति कैसी होती है, तो आप कहेंगे लार हमारा थोड़ा सा होता है क्षारीय, बेसिक नेचर का होता है। अगला क्वेश्चन में है पेरामिक्सो विषाणु द्वारा होने वाला मम्स या गलसुआ रोग किस लार ग्रंथि को प्रभावित करेगा, बात समझ में आ रही था, पैरोटिड ग्रंथि को प्रभावित करता है, और ये है अभी तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि टाइलिन एंजाइम निम्नलिखित में से किस में मौजूद रहता है, टाइलिन एंजाइम मौजूद रहता है लार में मौजूद होता है। नेक्स्ट है मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, बताइए। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, 3 जोड़ी। अगर जीव को आप पिक्चर देखेंगे तो ऐसा होता है, एक जोड़ा ये हुआ, एक जोड़ा ये हुआ, एक जोड़ा यहाँ हुआ, ऐसे और भी तरीका से देख सकते थे, एक टेक्निक है याद रखने का, आराम से 3 जोड़ी याद रहता है ऐसे याद रखने से, ऐसे होता अलग है, मैं जीव के माध्यम से याद रखना आसान समझता हूँ। तो लार ग्रंथि मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि, तो 3 जोड़ी। आगे आइए, आगे है कि लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित रहता है, तो लार में यदि एंजाइम की बात करें तो टाइलिन भी रहता है और लाइसोजाइम भी रहता है। लाइसोजाइम बच्चे भूल जाते, याद रखिए दोनों है लार में उपस्थित, ठीक है। आगे यदि बात करिए तो भोजन
का पाचन मुख्य गुहा से ही शुरू हो सकता है। एकदम सही बात है, उसी समय से शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम भोजन के कार्बोहाइड्रेट अवयव का पाचन होता है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का शुरू हो जाता है, ये भी सही बात है। और कार्बोहाइड्रेट क्यों हो जाता है कि टाइलिन रहता है मुंह में। अभी ऊपर में आपने देखा है ना, क्या रहता है, टाइलिन। यही आपको क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलने लगता है और हम लोग को मीठा खाना लगने लगता है। आगे का रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो पहला का रहा है कि लार भोजन में अम्लीयता को नष्ट कर उसे उदासीन बनाता है। ये सही बात है, क्योंकि बेसिक नेचर है ना मुंह में। अगर लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम भोजन में उपस्थित मड यानी स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। तो ये भी सही बात है, अभी जस्ट बताइए, इसलिए खाना मीठा लगने लगता है, माल्टोज मीठा है। अगला था भोजन में उपस्थित समस्त मड का पाचन मुंह में होता है। जी नहीं, मात्र 30% का होता है। कितना होता है, 30% का होता है, ये गलत है। आगे है कि मेढक तथा वेल मछली में लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती। एकदम सही बात, इन लोग में लार ग्रंथियां नहीं होता है, डायरेक्ट ये भोजन को निगल जाते हैं पेट में। दांत के किस हिस्से में रुधिर वाहिनियां संयोजी उत्तक तथा तंत्रिका सूत्र भरी रहती है? तो मज्जा गुहा उसको बोलते हैं, समझे। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी प्रकार की दांतें पाई जाती है? दांत का प्रकार कितना है सो बताइए तो। 4 प्रकार का दांत होता है, ध्यान रखिएगा, हमारे मुंह में 4 प्रकार का दांत होता है। इसके याद रखने का तरीका बताते हैं, ऐसे पता नहीं चल पाता है, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे याद रखिएगा, दायां बायां ऊपर नीचे, 4 दांत याद रखने का तरीका है। या कुछ बच्चा याद रखता है ऐसे, अगर दांत है तो एक साइड इधर, एक साइड इधर नीचे, एक साइड ऊपर, एक साइड ऊपर, ऐसे 4 तरह से याद रखिएगा। आगे का रहा है मनुष्य के मुख गुहा में किस प्रकार के दांत सबसे कम होते हैं? सबसे कम कौन सा होता है बताइए। वो जो नुकीला जैसा दांत रहता है उसकी बात कर रहा है, बताइए तो नाम क्या है उसको केनाइन बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, केनाइन। और सबसे ज़्यादा मोलर हमारे दांतों में है, मोलर सबसे ज़्यादा है, चहुआ जिसको बोलते हैं, सबसे ज़्यादा चहुआ है, केनाइन सबसे कम है। दांत का अधिकांश हिस्सा तैयार होता है, दांत का सबसे ज़्यादा हिस्सा जो तैयार होता है उसको बोलते हैं हम लोग दंतास्थि, समझे, डेंटाइन बोलते हैं इसको, दंतास्थि से निर्माण होता है। नेक्स्ट है दांत के ऊपरी भाग में स्थित कैल्शियम फॉस्फेट बने परत को क्या कहा जाता है? सबसे ऊपर रहता है, उसे इनामेल बोलते हैं, सबसे मजबूत यही होता है, इनामेल। आगे आपका देखा जाए तो कह रहा है दांतों का ऊपरी परत इनामेल होता है, एकदम सही बात है। इनामेल मानव शरीर का कठोरतम भाग है, ये भी सही बात है, दोनों सही है। इनामेल मुख्य रूप से कैल्शियम लवणों का बना होता है, ये भी सही बात है। नेक्स्ट है इनामेल के स्वस्थ विकास हेतु फ्लोरीन की आवश्यकता होती है। जी हाँ, फ्लोरीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्लोरीन की कमी से प्रॉब्लम होने लगता है, दांत टूटने और झड़ने लग जाता है। जीभ पर उपस्थित किस पैपीला में स्वाद कलिका नहीं पाई जाती है? तो आंसर क्या दीजिएगा, फिलीफार्म। जीभ पर उपस्थित किस पैपीला में स्वाद कलिका नहीं पाई जाती? तो फिलीफार्म बोलते हैं उसको। आगे का रहा है जीभ के अग्रभाग में कौन सा स्वाद सबसे ज़्यादा होता है? तो सबसे आगे मीठा होता है, सबसे पीछे तीखा होता है, समझे। साइड दोनों में खट्टा और मीठा साइड में रहता है। आगे कह रहा है कि मनुष्य में मुख गुहा के बाद कौन सा चीज चालू हो जाता है? फूड पाइप जिसको बोलते हैं वो चालू हो जाता है, उसको ग्रसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रसनी। फेरिक्स होता है, जस्ट उसके बाद फेरिक्स होता है, उसके बाद आपका ग्रहणी स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी भोजन जल्दी खाने में या खाते समय बात करने में खांसी उठ जाती है अथवा हिचकी आती है। इसका कारण क्या होता है? तो भोजन का कहाँ चला जाना होता है, भोजन हमारे श्वास नली में फंस जाता है, इसीलिए उसमें चला जाता है मिस्टेक से। आगे का जठर ग्रंथि में पाई जाती है। आ गया क्वेश्चन। तो जठर ग्रंथि पाया जाता है अमाशय में, समझे, अमाशय में जठर ग्रंथि होती है। यहाँ पे अमाशय स्टमक के बारे में तो आंसर दे दीजिएगा क्या, सी नंबर। प्रोटीन पाचन का मुख्य स्थान कौन सा है? अमाशय में, स्टमक में प्रोटीन पाचन होता है। नेक्स्ट है पेप्सिन एंजाइम मौजूद रहता है, तो आंसर दीजिएगा जठर रस में, जो अमाशय से निकलता है पेप्सिन एंजाइम रहता है। अमाशय के जठर ग्रंथि से स्रावित होने वाले जठर रस में क्या पाया जाता है? तो सारे चीज पाया जाता है इसमें, पेप्सिन एंजाइम, म्यूकस भी पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पाया जाता है। तो ये सारे चीज इसमें पाया जाता है जठर एंजाइम में।
आगे रहा अमाशय की दीवार और जठर ग्रंथियां हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अप्रभावित रहते हैं, क्योंकि म्यूकस जो है दीवारों को सुरक्षा प्रदान कर रहा होता है, इसीलिए। अगला है पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन किस चीज को किस में बदलता है? तो याद रखिएगा, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीनेज बोलते हैं, प्रोटीनेज उसमें बदलता है, इन तीनों में। लार किसके पाचन में सहायता करते हैं? लार जो है किसके पाचन में सहायता करते हैं? तो स्टार्च के पाचन में। आगे आपका कि पेप्सिन एक प्रकार का क्या है? पेप्सिन एक प्रकार का क्या है? एंजाइम है। पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो होता है उदर यानी कि स्टमक से प्रारंभ होता है, पेट से। आगे आपका कि खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में स्थित होते हैं? तो आंसर दीजिए आप, पार्श्व भाग में, साइड में होते हैं। नमकीन भी साइड में ही होगा। आगे कहता है डायस्टेज एंजाइम का स्रोत कौन सा माना जाता है? तो आपका आंसर होता है लार ग्रंथि से डायस्टेज एंजाइम माना जाता है। अगला प्रश्न में बात की जाए पेप्टिक अल्सर से आहार नाल का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त होता है? तो आंसर क्या दीजिए? अमाशय से। निम्नलिखित में से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा हुआ बात कर रहा है, तो आंसर दीजिएगा क्या? निगल द्वार। ठीक है, निगल द्वार से ग्रसनी जुड़ा रहता है। ग्रसनी से जुड़ा निगल द्वार है और श्वास नली से जुड़ा कंठ द्वार है। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला है कि शिशुओं में दूध के प्रोटीन का थक्का बनाने में रेनिन काम आता है। रेनिन एंजाइम उसमें मदद करता है, दही में तब्दील करता है। आगे है कौन सा एक सत्य नहीं है? पहला कह रहा है कि मनुष्य के अमाशय में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस निकलता है, ये सही है। अमाशय प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान है, ये भी सही है। अमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के वसा का भी पाचन होता है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही है। प्रोटीन के अलावा वसा भी, फैट भी पचता है इसमें। अगला अगर अमाशय पाचन के बाद भोजन का स्वरूप गाढ़े लेई के रूप में तब्दील करता है, जिसे चाइल कहते हैं। नहीं, ये छोटी आंत में चाइल होता है। चाइल छोटी आंत में होता है, यहाँ पे जो होता है उसको काइम बोलते हैं। कौन सा बदलेगा? काइम। चाल नहीं, काइम यहाँ कहलाएगा। अमाशय में काइम, छोटी आंत में जाके चाइल बनता है। देखिए, काइम, चाल, चाइल आपका है छोटी आंत का और काइम है आपका अमाशय का। आगे कह रहा है कि अमाशय खुलता है, तो आप जानते होंगे ग्रहणी में खुलता है आपको, छोटी आंत के ड्यूडेनम। अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बताइए तो। अमाशय के एंजाइम आपको पता चल रहा है, तो पेप्सिन हो जाएगा। अमाशय का एंजाइम कौन सा हो जाएगा? पेप्सिन। नेक्स्ट है कि जठर रस में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो आंसर क्या दीजिएगा आपका? HCl है। भोजन को अम्लीय बनाता है, सही बात है। भोजन के साथ प्रवेश करने वाले जीवाणु को मारता है, ठीक है। एंजाइम को भोजन की क्रिया करने के लिए उत्तेजित करता है, ये भी सही है। इनमें सभी आंसर देना सही है। आगे के प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है? किसके बारे में? जठर के बारे में सही नहीं है कह रहा है। पहला तो कह रहा है जठर रस एक अस्थायी अमाशय के रूप में कार्य करता है, तो ये सही बात है। जठर खाद्य को अमाशयी रस के साथ मिश्रित करता है, ये भी सही बात है। जठर अमाशय रस में लाइपेज और एमाइलेज स्रावित करता है, ये गलत बात है। जठर में जठर के खाली होने की दर खाद्य के प्रकार पर निर्भर करता है। जी हाँ, जठर कितना निकलेगा ये खा रहे हैं आप, उस पर डिपेंड करेगा। मनुष्य के पूरे जीवन काल में दांत 2 बार आते हैं। 2 बार आने वाला 20 दांत है, और इसके बाद कितना बच जाएगा? 12 दांत बच जाएगा, वो 1 बार आते हैं। नेक्स्ट है शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं, क्योंकि पहला ही हो जाएगा कि एक जीव रासायनिक क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। यहाँ पे कि पेट में भोजन के
को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम का जरूरत होता है। आगे है दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दूध जो है प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो रेनिन है, ये बच्चों में पाया जाता है। आगे कर रहा है मनुष्य की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? लंबा का बात कर दिया है, तो आंसर क्या 32 फीट लंबा होता है। अब मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? आहार नाल का टोटल पूछ रहा है, तो 8 से 10 मीटर होता है आहार नाल का टोटल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा आमाशयी ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? समझे, भाग नहीं है, तो आंसर क्या दिया? मूल पित्त वाहिनी उसका भाग नहीं है। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जठर रस में मौजूद नहीं है, नहीं रहता। जठर रस में क्या नहीं रहता है? तो पित्त जठर रस में नहीं रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा रचना मुख गुहा से भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है? तो आंसर क्या दीजिएगा? एपिग्लोटिक्स आंसर दे दीजिए, यही रोकता है। नेक्स्ट है मानव के आमाशय में अम्ल X निकलता है, तो ये क्या है? HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। आगे है कि आमाशय के भीतरी दीवार में किस प्रकार के कोशिकाओं का स्तर होता है? तो आप आंसर दीजिएगा स्तंभाकार एपिथीलियम कोशिका होती है, कॉलुमनर इसको बोलते हैं, कॉलुमनर। दांतों को अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर आने वाले एक अस्थायी परत को क्या कहलाता है? तो इसी को हम लोग दंत प्लांक बोलते हैं, कैविटी। आमाशय के दीवार पर होने वाली घाव या अल्सर किसके अत्यधिक स्त्राव के कारण होने लगता है? तो आंसर दीजिए अम्लीय स्रोत से। यहाँ कह रहा है कि कोशिका के किस भाग में सजीव के सारे गुण मौजूद रहते हैं? तो आंसर क्या दिया? जीव द्रव। ये गलती से यहाँ क्वेश्चन आ गया इस चैप्टर में, कोई बात नहीं। कह रहा है कि मनुष्य में भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू होता है, एकदम सही बात है। भोजन का पाचन क्रिया छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है, सही बात है, दोनों सही बात है। आगे कह रहा है यकृत तथा अग्नाशय की नली आहार नाल में किस भाग में खुलती है? यकृत और अग्नाशय की नली आहार नाल के किस भाग में खुलती है? तो आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। यकृत का भी और अग्नाशय का जो नली होता है आहार नाल के छोटी आंत में घुसता है, जिसको ड्यूडेनम बोलते हैं। कहाँ पे? ड्यूडेनम में। नेक्स्ट है जेजुनम किसका अंग है? जेजुनम जो है किसका अंग है? तो आप कहिएगा छोटी आंत का ही अंग है। ये 3 गो होता है, ड्यूडेनम, जेजुअम, इलियम। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है? ड्यूडेनम, इलियम और जेजुनम है, कोलोन नहीं है। ये बड़ी आंत का भाग है। कोलन कहाँ का है? कोलन बड़ी आंत का भाग है। मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा? सबसे बड़ा तो यकृत से बड़ा कोई ग्रंथि नहीं है, और ये बाह्य ग्रंथि है, बाह्य स्त्रावित करती है। और ये मिश्रित, दूसरा ये ग्रंथि है सबसे बड़ा ग्रंथि, दूसरा है अग्नाशय, और अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है, बाह्य स्त्रावित भी करती है, अंतः स्त्रावित भी करती है। नेक्स्ट है कि यकृत की कोशिका से यकृत की कोशिकाओं से पित्त रस का स्त्राव होता है? तो आपके हाँ, ये सही बात है, यकृत की कोशिकाओं से पित्त रस निकलता है। अगला करा पित्त रस का संचयन पित्ताशय में होता है, ये भी सही बात है। छोटी आंत में भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है? क्या करा? भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है? छोटी आंत में से पूछ रहा है आपसे, तो आंसर क्या निकल के आएगा? तो इनमें सभी देना सही रहेगा। अग्नाशयी रस के द्वारा भी होता है, सक्कस एंटेरिकस के द्वारा भी, पित्त रस के द्वारा भी होता है। पित्त रस ड्यूडेनम में निकलता है, इलियम से निकलता है सक्कस एस्टेरिकस, और ड्यूडेनम से निकलता है आपका क्या? आमाशयी रस। मनुष्य के आहार नाल में किस भाग की सबसे लंबी सबसे अधिक होती है? मनुष्य के आहार नाल के किस भाग का लंबाई सबसे अधिक? लंबाई सबसे ज़्यादा कहाँ है? छोटी आंत का है सबसे ज़्यादा, और मोटाई बड़ी आंत का है। आगे कह रहा है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में मेनली संपन्न होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में ही होता है, यही पाचन है तो यही अवशोषण होता है। हाँ, पानी का पूछेगा तो बड़ी आंत कह दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हाइड्रोकार्बन पाचक एंजाइम है? तो आंसर क्या दीजिएगा? हाइड्रोकार्बन पाचक एंजाइम में कौन आ जाएगा? तो एमाइलेज आ जाएगा। ठीक है। लाइपेज बसा का है, लाइपेज से क्या होता है? बसा होता है, ये ध्यान रखना है।
ट्रिप्सिन से प्रोटीन होता है, ट्रिप्सिन से क्या प्रोटीन का होता है, और न्यूक्लियस से न्यूक्लिक एसिड का होता है। लाइपेज वसा का, फैट का, और ट्रिप्सिन से प्रोटीन का। ट्रिप्सिन प्रोटीन अथी बैठता है, क्या होता है, राइमिंग बैठता है। और कार्बोहाइड्रेट का एमाइलेज से, कार्बोहाइड्रेट का एमाइलेज से, और वसा का लाइपेज से। निम्नलिखित में से कौन सा एक वसा का पाचक करता है? तो ऊपर में आपने यहाँ देखा है वसा है लाइपेज, तो आंसर क्या टिक कर दीजिएगा, लाइपेज। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन पाचक एंजाइम नहीं है? मतलब प्रोटीन का जो पाचन नहीं करता है, ऑप्शन से आपको आंसर देना है। तो लाइपेज कहिएगा, लाइपेज वसा का पाचन करता है। ट्रिप्सिन, पेप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ये तीनों प्रोटीन के लिए है। अच्छा, गिल्सन्स कैप्सूल किस में मौजूद रहता है? तो गिल्सन्स कैप्सूल की बात करिएगा, यकृत में मौजूद होता है। लोहा पाया जाता है मछली में भी, यकृत में भी, मांस में भी, सभी में आंसर हो जाएगा। ब्रूनर्स ग्रंथि आहार नाल के किस भाग में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर बड़ा आसान है, छोटी आंत में पाया जाता है और ड्यूडेनम में पाया जाता है। छोटी आंत के ड्यूडेनम में ब्रूनर्स ग्रंथि पाया जाता है। अगला है, छोटी आंत के ग्रहणी में वसा पैसीकरण किसके द्वारा होता है? वसा का पैसीकरण पूछ रहा है किसके द्वारा? तो पित्त रस के द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ करा पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है? पहला है कि भोजन को अम्लीयता का नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है, तो ये सही बात है, पित्त रस यही करता है। और वसा का पैसीकरण कर देता है, ये भी सही बात है। वसा के वसीय अम्ल ग्लिसरॉल में बदलता है, ये गलत बात है। 1 और 2 इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पित्त रस में उपस्थित बॉलीवर्डिन एवं बिलरुबिन किसके विखंडन के फलस्वरूप बनते हैं? तो हीमोग्लोबिन से। निम्नलिखित में से किसका प्राकृतिक क्षारीय नहीं है? क्षारीय नहीं है बोल रहा है, तो जठर रस का क्षारीय, 1 सेकेंड, हाँ, जठर रस HCl होता है, तो इसका क्षारीय नहीं, अम्लीय होता है। अमाशय, पित्त और आंत रस, ये सभी क्या है, क्षारीय है। सिर्फ जठर रस बेचारा एक अम्लीय है। और देखिए ये सब का नाम देखेंगे ना, तो सबसे कठिन नाम यही लगेगा, जठर, मतलब गुस्सा वाला नाम लगेगा, हार्ड नाम लगेगा। और हार्ड सबसे क्या, HCl, हाथ पर गिरता है हाथ जल सकता है, इसीलिए जठर रस HCl से कनेक्ट रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा अमाशय रस में पाया जाता है? अमाशय रस में क्या पाया जाता है से पूछ रहा है। तो कार्बोऑक्सीपेप्टिडेज पाया जाता है और लाइपेज भी पाया जाता है, ये दोनों पाया जाता है। और इन्वर्टेज की बात करेगा छोटी आंत में, और माल्टेज भी छोटी आंत में, ये दोनों छोटी आंत का है, वो दोनों ऊपर वाला क्या है, 1 और 2 नंबर अग्नाशयी रस का है। अगला पॉइंट कह रहा है कि मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही बात है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत कह रहा है, यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करते हैं, तो ये गलत बात है। यकृत 2 वसा पाचक का एंजाइम को उत्पादन नहीं करते हैं। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूसक होता है, जो उसको विषैले पदार्थ को वो कर लेता है, यकृत। इसलिए जहर खाने वाला व्यक्ति का सबसे पहले ऑपरेशन यकृत का किया जाता है। कौन सा अंग मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ग्लाइकोजेन के रूप में, तो यकृत हो जाएगा, ये यकृत ही ऐसे करता है, जमा करके रखता है। भूखे रहते हैं हम लोग तब ये एनर्जी देते रहता है। आगे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मानव अंग शरीर में बनने वाले विषैले अमोनिया को यूरिया में बदल देता है? तो आंसर क्या दीजिए, यकृत ऐसा करता है। आगे आपका निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा, यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है। यकृत का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? यकृत का द्रव्यमान तकरीबन 1.5 किलोग्राम होता है, 1.5 kg का लीवर होता है। यकृत का कार्य क्या है? पहला कार्य विषाक्त पदार्थों को विषहीन पदार्थ में रूपांतरित करना, ये सही बात है। वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करना, ये भी सही बात है। और अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के रूप में संचित भी करके रखता है, ये सारे पॉइंट इसके लिए सही है। आगे आपका कि यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो ये सही बात है।
क्या चीज़ की बात हो रही है? यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो ये अमाशय आंसर हो जाएगा। ये तो ऐसे ही लग रहा है। आगे कह रहा है इस रस एक इसका रस एक प्रकार विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है, जिस क्षारीय होता है। एकदम से बात है। इसके रस को पूर्ण चूसक भी कहा जाता है। ये भी सही बात है। इसके आगे कहा जा निम्नलिखित में से किसके स्त्राव को पूर्ण पूर्ण पाचक रस कहा जाता है? तो पूर्ण, अच्छा ऊपर में क्या था, सॉरी पाचक रस था, चूसक नहीं। तो पूर्ण पाचक रस किसको कहा जाता है? तो 140 का आंसर दिया, अग्नाशय को कहा जाता है। ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है यकृत के बाद। 1 नंबर में तो यकृत अपना स्थान बना रखा है। आगे है संपूर्ण भोजन का पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है? तो छोटी आंत में होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है? तो आंसर दीजिएगा छोटी आंत में। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत के किस भाग में होता है? तो इसको बोलते हैं हम लोग इलियम में होता है। इलियम में सब पूर्ण पाचन माना जाता है। अगला पॉइंट में है कि विचार करके बताइए, पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत के इलियम भाग में मौजूद बिलाई द्वारा होता है। सही बात है। आगे अवशोषित भोजन बिलाई में मौजूद रक्त कोशिकाएं रक्त में मिल जाती है। आगे है अवशोषित भोजन रक्त संचार के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में वितरित किए जाते हैं। ये भी सही बात है। आगे है कि वसा का पाचन किस अंग में पूर्ण होता है? पूर्ण होता है वह कौन सा अंग है? छोटी आंत है। सॉरी 1 मिनट, वसा का पाचन कह रहा है, सॉरी। तो 145 का, लेकिन नहीं पूर्ण हो रहा है ना वसा का, तो ये भी छोटी आंत में ही होगा, समझे। वसा का पाचन किस अंग में पूर्ण होता है? तो छोटी आंत में ही जाकर पूर्ण होता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? प्रोटीन कहाँ बदल के चला जाता है, मतलब किस रूप में बदलता है? इसको एमिनो एसिड में बदल जाता है। इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पाचक क्रिया के उपरांत क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और लैक्टोज नामक शर्करा में बदल जाते हैं। ये तो सही बात है। बसीय अम्ल बसा बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। सारे आंसर परफेक्ट है। कई गो क्वेश्चन का जड़ है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? गड़बड़ वाला पूछ रहा है आपसे। पहला करा है बड़ी आंत में कोई एंजाइम का स्त्राव नहीं होता। ये सही बात है। बड़ी आंत बिना पचे हुए भोजन का अस्थायी रूप से संचित रखता है। ये भी सही बात है। बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में अधिक लंबी होती है। ये गलत बात है, छोटी होती है। बड़ी आंत में जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। ये भी सही बात है। नेक्स्ट कर रहा है आपका कि सीकम तथा अपेंडिक्स नामक अवशेषी अंग किस भाग में मौजूद होता है? सुने होंगे शरीर में अपेंडिक्स रहता है जिसका कोई यूज नहीं है। ये बड़ी आंत में मौजूद रहता है। कहाँ मौजूद रहता है? बड़ी आंत में मौजूद रहता है, लेकिन इसका यूज नहीं है कोई चीज़ शरीर को। निम्नलिखित में कौन सा असत्य है? कौन सा असत्य है? तो आंसर क्या दीजिएगा? 150 का। पहला करा अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्मोचन होता है। ये सही है। छोटी आंत के इलियम में भोजन का पाचन तथा अवशोषण होता है। ये भी सही बात है। अगला करा बड़ी आंत के कोलन में भोजन का अवशोषण हो सकता है परंतु जल का नहीं। ये गलत बात है। जल का ही अवशोषण होता है। आगे करा यकृत शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि। ये भी सही बात है। मनुष्य के मल यानी फीस में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो जल पाया जाता है। विटामिन के का संश्लेषण करने वाले जीवाणु जो कि आहार नाल में किस में मौजूद रहता है? तो याद रखिएगा ये मौजूद रहता है आपका कोलन में। कहाँ मौजूद होता है? कोलन में। विटामिन ए का भी निर्माण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पित्ताशय को पित्त निकालने हेतु उत्तेजित कर देता है? तो आंसर क्या कहिएगा इसको? कोलिसिस्टोकाइनिन आंसर हो जाए इसका। आगे है कि मानव शरीर में क्षुद्रांत छोटी आंत में 3 संरचना भाग लंबाई कौन कौन सी सही ह्रास क्रम में है? बड़ा से छोटा क्रम में सजाने के लिए बोल रहा है। तो आप सजाइएगा। सबसे पहले होता है आपका इलियम, उसके बाद जेजुनम, फिर डेडुनम। ठीक है, यही हो जाएगा। आगे कह रहा है छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन के बाद क्या कहलाता है? जब पूर्ण पाचन हो जाता है छोटी आंत में तो उसको चाइल कहा जाता है, और एक काइम कहलाता है ऊपर में अमाशय में। अगला है आपका कि मनुष्य को रोटी चबाने में मीठा क्यों लगता है? अच्छा, रोटी क्यों मीठा लगता है? ये तो बहुत आसान है, पहले बताया। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? शक्कर में बदल जाता है, माल्टोज जिसको बोलते हैं, माल्टोज के रूप में।
आगे कह रहा है यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो उस व्यक्ति में किसका पाचन नहीं हो पाएगा। अब देखिए तो बेसिक सा बच्चा वाला बात है, उसको वसा का पाचन नहीं होगा। माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज एंजाइम पाए जाते हैं, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं, ये सब आंत्र में पाए जाते हैं, आंत्र रस में पाए जाते हैं। लेकिन ये गलत लिखा गया है, पता है, ये तीनों गलत नाम लिख दिया गया है। तो कहिए इसका सही क्या होता है, माल्टेज, सुक्रेज और लाइपेज होगा। ये माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज गलत है, इसको लिख, ये गलत हो जाएगा। यहाँ माल्टेज, सुक्रेज और लाइपेज होगा, थोड़ा इसको सही कर लीजिएगा। मनुष्य की पाचन क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका पहला तो सही है, स्टेप्सिन एंजाइम पाइसीकृत वसा का ग्लिसरॉल और फैटी हमने परिवर्तित करते। अगला करा है स्टेप्सिन नामक एंजाइम स्टार्च और ग्लाइकोजोन को घुलनशील शर्करा में बदल देते थे। दोनों पॉइंट सही है, लेकिन ये तीसरा गलत है। निम्नलिखित में कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है, तो कूट, एक मिनट मैं अगला क्यों पढ़ रहा हूँ, तो आंसर क्या दीजिएगा इसका, डी दे दीजिए। खाद्य और आर्जीन आहार में जल के अधिकता का अवशोषण करना, ये जो यकृत का कार्य नहीं है। ग्लाइकोज का ग्लाइकोजेन में रूपांतरण है, यूरिया का उत्पादन है, मृत और क्षय हो चुके लाल रक्त कोशिकाओं का विनाश करना भी है। ये तीनों सही है, लेकिन ये गलत है, यही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। मानव के समान अमीबा में भी प्राणिसम पोषण होता है, परंतु अमीबा किस संरचना से भोजन ग्रहण करता है, तो वो अपना भोजन ग्रहण करता है एक श्वास कूट पाट द्वारा। अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है, तो आंसर दीजिएगा भोजन रसधानी में उसको बोलते हैं, या रसधानी सिर्फ कहेंगे तो भी सही हो जाएगा। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस संरचना द्वारा होता है, तो आंसर क्या दीजिएगा, सिलिया द्वारा होता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में जल के विखंडन के समय कौन सा तत्व की आवश्यकता होती है, तो आपका आंसर दीजिएगा मैग्नीशियम का जरूरत पड़ता है उस समय। और लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का रखेंगे, इसका आंसर ये हो जाएगा पित्त का पित्त ग्रहणी, लीवर का हो जाएगा पित्त उत्पत्ति, पाचक ग्रंथि का इंसुलिन उत्पत्ति और पित्त वाहिका का हो जाएगा पित्त परिवहन। ये सारे परफेक्ट है। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला जो है क्लासेज वो आसानी से आपको मिल सके। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।